प्रिय विद्यार्थियों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इस क्रम में पहले हमने भारत में मध्यकालीन इतिहास की भूमिका पढ़ी। आपने यह जाना कि 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। इसका अर्थ यह नहीं है कि 712 ईस्वी से पहले हम मुसलमानों के संपर्क में नहीं थे। अरब के साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है और अरब वाले जब मुसलमान बन गए उसके बाद भी अरबी व्यापारियों का यहाँ आना जाना लगा रहता था। जैसा कि हम भारतीयों का स्वभाव है, हम अतिथियों को पूरी जगह देते हैं, पूरा मान देते हैं, पूरा सम्मान देते हैं। ये हमने किया, लेकिन कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही होगी मोहम्मद बिन कासिम की या उस व्यक्ति की जिसने उसे भेजा, और अरब के साथ हमारे राजनीतिक संघर्ष के संबंध बन गए। यह जो मोहम्मद बिन कासिम का हमला है, इसका तत्कालीन दृष्टि से कोई बहुत लाभ मुसलमानों को नहीं हुआ। यह जरूर है कि वे हमारी सीमा पर आ गए थे, लेकिन 1000 से 1027 के बीच में, 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में गजनी के महमूद ने हमारे देश पर 17 बार हमले किए। यह मैं आपको बता चुका हूं। उसने सोमनाथ को भी लूटा और इतना धन उसके पास आ गया कि सारे जतन करने के बाद भी उस धन को यहां से गजनी ले जाना उसके लिए बहुत कठिन साबित हुआ। यूं ही कोई भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहता। और फिर थोड़ा विराम आया और 1191 में मोहम्मद गोरी ने एक बड़ा हमला इस देश पर किया। सांभर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय से उसकी लड़ाई हुई। 1191 में वह हार गया। बहुत सारी बातें हैं इस लड़ाई की। पृथ्वीराज चौहान इस विजय के बाद असावधान हो गया, क्योंकि उसने मोहम्मद गोरी को कैद करके छोड़ा था। तब वह क्यों सोचता कि जिस आदमी को मैंने कैद कर लिया था और उस पर दया दिखाकर, उस पर रहम दिखाकर, उसको शरणार्थी मानकर मैंने छोड़ दिया, वह क्यों आएगा। यद्यपि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेना नायकों ने संकेत भी किया उसे, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीरता से वह ले नहीं पाया उन संकेतों को। मोहम्मद गोरी बहुत चतुर सेना नायक था। अफगानिस्तान में उसके सामने संभावनाएं
सिमटती जा रही थी। इसके लिए उसे भारत का खुला मैदान दिखाई देता था कि इन भारतीयों को हम जीत लेंगे। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और भारत में अफगानिस्तान के मोहम्मद गोरी का शासन स्थापित हो गया। मैं यहाँ जब भारत में बोल रहा हूँ, इसका अर्थ आप भारत की केंद्रीय सत्ता से लगाइए। जब कोई यह कहता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का मतलब है कि भारत में मुस्लिम शासन, तब भी आपको उसका अर्थ केंद्रीय शासन के संदर्भ में ही लगाना चाहिए। इतने बड़े देश में इतने राजा महाराजा सामंत हुए थे कि उन सब पर मुस्लिम सत्ता को स्थापित कर देना असंभव था। लेकिन केंद्रीय सत्ता उनके पास रही। तो वे कौन से कारण थे कि भारत पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई? कुछ विदेशियों ने आकर यहां शासन करना प्रारंभ कर दिया। 1192 से भारत मोहम्मद गोरी के अधीन चला गया और मोहम्मद गोरी की ओर से यहां बहुत सारे लोग उसका काम देख रहे थे और उनमें से एक व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, जो उसका दास था, उसका गुलाम था। असल बात यह है कि महमूद गजनवी के हमले के समय सिंध और मुल्तान में तो मुसलमानों का शासन था। महमूद गजनवी ने यहां कोई शासन स्थापित नहीं किया। वह लूट के लिए आया था। वह यहां इस्लाम की स्थापना के लिए भी आया था, लेकिन वह यहां टिका नहीं। उसने सिर्फ पंजाब को अपने अधीन रखा, क्योंकि वह यहां टिक जाता तो जहां से वह आया था वह जगह उसके हाथ से निकल जाती। तो सिंध और मुल्तान के जो क्षेत्र हैं उनमें मुसलमानों का शासन था और वे खलीफा का नाम मात्र का आधिपत्य स्वीकार करते थे। एक तरह से वे स्वतंत्र थे। जो अपना शेष भारत है उस पर दृष्टि डालें तो चनाब नदी से लेकर हिंदू कुश की पर्वतमाला तक ब्राह्मण हिंदू शाही वंश का शासन था। 10वीं शताब्दी में जयपाल इस राज्य का स्वामी था, जो एक योद्धा था, लेकिन तुर्कों से लड़ने की उसकी अकेले की क्षमता नहीं थी। और गजनी की ओर से जो हमला हुआ वो पहली बार उसे ही झेलना पड़ा। 986-87 ईस्वी में उसका मुकाबला हुआ सुबुक्तगीन से। हालांकि दोनों में संधि हो गई, लेकिन उस संधि का उल्लंघन करके 991 ईस्वी में सुबुक्तगीन वापस भारत आया। उसने जयपाल पे हमला किया और जयपाल इसमें पराजित हो गया। जयपाल को सफलता नहीं मिली। अपने बेटे और अपने पोते को उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन यह बेटे और पोते को छोड़ने का काम सुबुक्तगीन के समय नहीं हुआ, यह महमूद गजनवी के समय हुआ। तो पहले तो 986-87 ईस्वी में सुबुक्तगीन आया, फिर उसके साथ संधि हो गई। वह 991 में दोबारा आ गया, उसमें जयपाल की पराजय हुई और फिर 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी आ गया और उस गजनवी के सामने इसे अपने बेटे और पोते को सौंपना पड़ा और इसे इतनी ग्लानि हुई अपनी पराजय की कि इसने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। पंजाब में महमूद के आक्रमण के समय शक्तिशाली रानी दिद्दा शासन कर रही थी।
और इस हिंदूशाही राज्य से उसके पारिवारिक संबंध थे। कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन था। यह जो राज्य है कन्नौज, ये वत्सराज और नागभट्ट के समय बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य था, बड़ा प्रभावशाली राज्य था, लेकिन अब निर्बल हो चुका था। और 1019 में जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर हमला किया तो यहाँ का शासक राज्यपाल उसके सामने टिक नहीं सका और उसे समर्पण करना पड़ा। राज्यपाल का बेटा त्रिलोचन पाल भी मुकाबला नहीं कर पाया। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप उस समय के भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यह अंदाजा लगा सकें कि तुर्क सत्ता स्थापित क्यों हुई। राजपूतों का एक प्रसिद्ध जो क्षेत्र था वह सांबर था, और उसके बारे में बात मैं कर चुका हूँ पृथ्वीराज चौहान के प्रसंग में। और बहुत सारे छोटे मोटे वंश थे, राजा थे जो शासन कर रहे थे। गुजरात में चालुक्य थे, बुंदेलखंड में चंदेल थे, मालवा में परमार थे। और आपको ध्यान होगा कि राजा भोज 1000 से 1056 ईस्वी तक जिसका समय था, बड़ा प्रतापी शासक हुआ है। और जब महमूद गजनवी के हमलों के बाद में गोरी भारत में आया तो उस समय 3 विदेशी राज्य थे, पंजाब, मुल्तान और सिंध। और आप ये समझ लीजिए कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के हमलों के बीच में 148 साल का अंतर है। तो कुछ परिवर्तन भारत में आ गए थे। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सिंध में सुम्र जाति के शिया शासक शासन कर रहे थे, मुल्तान में करमाती जाति के शिया थे, और पंजाब जो है मैं कह चुका पहले कि वो गजनवी ने अपने अधीन ले लिया था, तो उसी के वंश के लोग वहाँ शासन कर रहे थे। तो यह एक चित्र है आपके सामने। और फिर बाद में आप भारत के दूसरे क्षेत्रों को देखें तो करीब करीब अपने भारत पर वैदिक धर्म को मानने वाले लोगों का शासन था या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का शासन था, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे बिहार है, उसका एक भाग अब भी बौद्ध मत को स्वीकार करने वाले पालों के अधीन था। बंगाल में वैदिक राजवंश के लोग थे और बुंदेलखंड चंदेलों के अधीन था ही। गहड़ वालों ने कन्नौज से प्रतिहारों को हटा दिया था। दिल्ली और अजमेर चौहानों के अधीन थे और कन्नौज का राजा जयचंद और इधर सांबर का राजा पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा की बात भी हम पढ़ते आए हैं। हमने यह भी सुना कि पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में भारत के जो राजा महाराजा हैं वे आपस में लड़ते बहुत थे। यह स्वाभाविक था। अब अंग्रेजों ने भारत का जो इतिहास लिखा उसको पढ़ाना शुरू किया तो छवि ऐसी बनाई भारत की कि यहाँ के राजा तो आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते थे। जैसे उनके यूरोप में तो वे हमेशा प्यार से ही रहे, कभी झगड़े ही नहीं। भूगोल की दृष्टि से भारत का विस्तार और वे यूरोप में जिन देशों की बात करते हैं उन देशों को जोड़ के देख लीजिए, हमारा भूगोल ज़्यादा पड़ता है और लड़ाइयाँ उनके यहाँ हमसे कम नहीं है। लेकिन इतिहास को रखने का उनका अपना नज़रिया था, क्योंकि वे साम्राज्यवादी थे और हम उनके अधीन थे, इसलिए उन्होंने जो चाहा वह हमको पढ़ाया। तो इस तरह से ये जयचंद और पृथ्वीराज की प्रतिद्वंद्विता की बात। और इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि दक्षिण भारत के देवगिरी में यादव, वारंगल में काकतीय, द्वार समुद्र में होयसल, मदुरा में पांड्य, इस तरह के बहुत सारे राज्य दक्षिण भारत में थे और वे आपस में संघर्ष करते रहते थे। तो असल बात यह है
कि अपना जो देश है वह राजनीतिक दृष्टि से अवश्य बंटा हुआ था, लेकिन एक सांस्कृतिक एकत्व इस देश में स्थापित था और राजाओं के बीच में आपसी संघर्ष का चलना कोई अनहोनी बात नहीं थी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सिर्फ इस राजनीतिक परिस्थिति के कारण ही विदेशी भारत आ गए? विदेशियों के भारत के आने के कारण दो तरीके से देखे जाने चाहिए। एक तो वे अपने यहाँ की किन्हीं मजबूरियों के कारण आए और दूसरा हमारे यहाँ की, खास तौर से हमारे यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति। कुछ बड़े कारण हैं तुर्कों के भारत में सफल होने के। एक कारण यह है कि राजपूतों के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। वे अपने सामंतों के भरोसे अपनी फौज इकट्ठा करते थे। ठीक है, एक केंद्रीय बल उनके पास रहता था किसी बड़े राजा के पास, लेकिन जब उसे लड़ना होता था तो वह अपने सामंतों का आह्वान करता था कि भाई भेजिए, फौज भेजिए, अब लड़ाई पर जाना है। अब वो फौज अपने स्वामी का कहना मानेगी या स्वामी के स्वामी का कहना मानेगी? फौज का नजरिया ये होता था कि हमारा मालिक तो वो है, हमारा मालिक राजा नहीं है, हमें उसका आदेश होगा, उसके बाद में हम कोई भी काम करेंगे। तो यह भी एक असुविधा ही थी। दूसरी बात ये कि भारत में सैनिकों को प्रशिक्षित करके भर्ती करने का कोई बड़ा तंत्र नहीं था और वे जो आए थे आक्रांता विदेशी, वो प्रशिक्षित सैनिक भर्ती किया करते थे और वे स्थायी सेना रखा करते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके साथ लोग जुड़ते नहीं थे। वे जिधर से जीत कर आते थे वहां से लोगों को भर्ती करते थे, लेकिन यह कहकर भर्ती करते थे कि आप अब हमारी फौज के स्थायी सदस्य हैं। और यदि कुछ सदस्य स्थायी न भी थे तो उनकी संख्या स्थायी सैनिकों की संख्या से कम ही थी, यह तो मानना ही पड़ेगा। फिर क्या है कि हमारे राजाओं के पास हाथी थे और उनके पास घोड़े थे। घोड़े ज्यादा फुर्तीले होते हैं बजाय हाथी के। बिजली की गति से वे लोग दौड़ते थे। घोड़े हमारे पास भी थे, लेकिन हाथी हमारे पास ज्यादा थे। और यदि हमारे पास घोड़े थे भी तो हमारी जो अश्वारोही सेना है, जो घोड़ों की सेना है, वह कमजोर थी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हाथियों में तो ये था कि वो घोड़ों पर आगे तलवार बांध के या कुछ और चीजें बांध के हाथियों पे हमला कर देते थे और फिर वो हाथी घूम के अपनी ही फौज को कुचलने लग जाते थे। तो जानवर थे, वे थोड़ी समझते थे। दूसरी बात ये कि रणनीति के मामले में भी वो जो तुर्क थे वे ज्यादा होशियार थे। हमने तो पृथ्वीराज चौहान के सिलसिले में आपने देखा, मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, लेकिन वह तो आ गया ना फिर से। तो इस तरह से क्या है कि एक क्या था कि अपने जो राजा होते थे वो हाथी पर बैठकर खुद ही मैदान के केंद्र में आ जाते थे जोश बढ़ाने के लिए। लेकिन तुर्क बड़े होशियार थे, वो खुद केंद्र में रहते थे और चारों तरफ अपनी फौज का ध्यान रखा करते थे। वो एक सुरक्षित सेना हमेशा अपने पीछे रखते थे। 5 हिस्से हो गए ना सेना के, आगे पीछे दाएं बाएं, और एक रिजर्व सुरक्षित सेना। वो सेना बड़ी काम आती थी, ये ध्यान रखना चाहिए। हम लोग क्या थे कि हम घमासान करने में तो बहुत होशियार थे, सामने आ गए तो काट ही डालेंगे, लेकिन रणनीति बनाने में हम थोड़े से कमजोर पड़ते थे। और बस एक थोड़ा अंतर ही होता है जीत और हार का। तो इस तरह से हम उनकी तरह हमें कूटनीति नहीं आती थी, सैन्य कूटनीति नहीं आती थी, और वो इसको जानते थे। तुर्क तो बार बार अपनी फौज की रचना ही बदल लेते थे, व्यूह रचना बदल लेते थे और अपन एक ही ढर्रे पे
लड़ा करते थे। तो चतुराई थी तभी तो हुआ ना। और फिर तुर्क तीरंदाजी के मामले में अपन लोगों से बहुत होशियार थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पक्का आंकड़ा अलग अलग आंकड़े होने के कारण मिलता नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि जो गोरी है उसके पास 1,20,000 घुड़सवार थे और सब छंटे हुए, और भारतीय फौजों में 3 लाख घुड़सवार थे, है ना, लेकिन फिर भी हम मुकाबला कर नहीं पाए। तो असल बात यह है कि ये जो हथियार काम में लिए जाते थे युद्ध में, वे भी तुर्कों के हथियार हमसे ज्यादा अच्छे होते थे। उनके पास मंजनिक, अर्रादा, कई तरह के उपकरण या यंत्र होते थे। वो जो अर्रादा है उसके माध्यम से तो किलों पर चढ़ जाते थे। प्राचीन भारत में तो पूर्व सरिष्णु नाम का यंत्र हुआ करता था अपने यहाँ पे। तो इसके कारण हम थोड़ा सा पिछड़ गए। फिर हम तो शत्रु का मुकाबला तब करते हैं जब शत्रु हमारे ऊपर आकर हमला करे। तो हम तो हो गए सुरक्षात्मक, और तुर्कों का ये था कि पहले हमला कर दो। तो इस चीज हमारे स्वभाव में नहीं है भाई, हम शांति प्रिय लोग रहे हैं। फिर हमारी जो गुप्तचर व्यवस्था है वो भी कमजोर पड़ती थी, है ना। और युद्ध संबंधी दृष्टिकोण में भी अंतर है। राजपूत के लिए खून की होली खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। राजपूतों की स्त्रियों के लिए पराजय के बाद में जलकर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, यदि उस समय का मूल्यांकन करें तो। हमारे राजपूत आदर्शवादी तरीके से लड़ते थे और उनका आदर्श ही कूटनीति था। इस अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। हमने सीमांत प्रदेशों की भी कोई बहुत ज्यादा रक्षा नहीं की। राजनीतिक एकता का अभाव था ही, जागीरदारी और सामंती प्रथा थी। इसके कारण भी हम बहुत कमजोर पड़ गए, क्योंकि अब एक सामंत के बाद में दूसरा सामंत होता था तो वो वंशानुगत तरीके से होगा। सैनिकों की भर्ती में भी एक के मरने के बाद उसका बेटा आ जाता था, कोई और आ जाता था। तो फिर उसमें योग्यता देख के छांटने वाला काम है ना, वो काम कम हो जाता है। बस ये आप समझने की कोशिश कीजिए। और भी बहुत सारी बातें हैं। तुर्कों में कहते हैं कि शासक को निर्वाचित किया जाता है। हमें तो इस बात को मानने में थोड़ी दिक्कत ही होती है, क्योंकि चाहे तुर्क हो, चाहे वे हिंदू हो, चाहे वे कोई और हो, वो जमाना ऐसा था जिसके पास ज्यादा जोर है वो उतनी ही ज्यादा सफलता प्राप्त करता है। तो ये कुछ बहुत सारी बातें हैं। जाति व्यवस्था ने हमारी जड़ों को कमजोर कर रखा था। युद्धों में अलग अलग खेमे होते थे और वे खेमे जातियों के आधार पर बंटे होते थे। तो हमें इसको समझना पड़ेगा। और इसके अलावा जो आकर्षण था विदेशियों के मन में भारत के प्रति, वो भारत के वैभव के कारण भी था। हमारे राजघरानों में, हमारे मंदिरों में खूब धन हुआ करता था उस जमाने में। एक धार्मिक कारण भी है। मैं ये नहीं कहता कि एक वही कारण है, लेकिन इस्लाम का प्रचार प्रसार हो जाए और राजनीति भी हो जाए, दोनों काम हो जाए, तो एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता। तो उन्होंने धर्म में राजनीति को मिला दिया। तो ये आपको ध्यान रहे। और इसके अलावा अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रारब्ध होता है, एक भाग्य होता है, एक संयोग होता है। तो यदि चंदवार की लड़ाई में जयचंद की आंख में तीर नहीं लगता तो वहां मोहम्मद गोरी हारता, और हो सकता है
भारत का इतिहास जैसा अब है वैसा नहीं होता, लेकिन इतिहास में ऐसी बातें होती नहीं है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ये हम नहीं कह सकते। हम तो जो हो चुका है उसकी बात करेंगे। तो अब अगली बार जब अपन मिलेंगे तो अपन कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मिलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना में अपनी ओर से क्या योगदान दिया। तब तक के लिए नमस्कार।